ओके गाइस, एज यू कैन सी ये वक्त आ गया है कि हम डिस्कस करें अब सीए फाइनल एससीएमपी जनवरी 21 एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है सर, क्या हो रहा है ये जैन 21 एग्ज़ाम में? क्या हो रहा है हमारे साथ? जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो ये बात को समझ पा रहे हैं। एक भी पेपर नॉर्मल आ रहा है? क्या सोच के जा रहे हैं और क्या आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में? थोड़ा सा लग रहा है कि सब होगा, तो ऐसा फील आ रहा है। यस गाइस, ऐसा है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड को एलिवेट कर रहा है। नवंबर 20 का भी पेपर्स देख रहे हैं और जैन 21 का भी देख रहे हैं ना, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है जी। कैन नॉट हेल्प इट। मतलब नवंबर और जैन को देख के समझ में आ रहा है कि कुछ ये लोग अपना पैटर्न वगैरह अपलिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो एफआर का पेपर हो चाहे वो एसएफएम का पेपर हो, और कॉस्ट में तो काफ़ी हद तक कर ही रहे हैं। सो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मली अभी जो पैटर्न सेट हो रहा है वो 40-40-20 रेशियो का एक्सपेक्टेशन आपको मान के चलना चाहिए। 40-40-20 क्या है? रिपीट मिलेगा आपको, सिमिलर मिलेगा, मैचिंग मिलेगा 40% ऑफ द पेपर। ओन जजमेंट से करना पड़ेगा। मतलब देखा दिखा ऐसा कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है, बट अपना बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। जो मॉडरेट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, वो 40%, जिसको एग्ज़ाम हॉल में सोचना पड़ता है। मतलब जैसे ए बी सी एनालिसिस करें तो ये ए हो गया, ये बी कैटेगरी हो गया, और एक सी कैटेगरी हो सकता है नेवर सीन बिफोर, जो एकदम ही नया था, पहले कभी देखा ही नहीं कहीं पे। वो 20% मान के चलना चाहिए। अब अच्छा पेपर क्या होता है, या आपके एंगल से सोचे तो बदमाश पेपर क्या होता है, वो ऐसा मिक्सिंग कर देता है कि मेक्स यू डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड। सो अभी अगर मैं एस सी एम पी का पेपर एनालाइज किया तो 125 मार्क का पेपर आता है, तो हिसाब से उसका 40% सिमिलर होना चाहिए, बट 60 मार्क्स का उसमें सिमिलर मिला। मतलब आधा पेपर पुराना उराना से मैच हो रहा है। वो पुराना अब आप किए हैं नहीं किए वो अलग बात है, बट इंस्टीट्यूट का जो पुराना रिसोर्सेज है उससे मैच हो रहा है। 45 मार्क का कंटेंट ऐसा दिया जो आपको अपने से सोच के करना है, जिसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट खाली लिंक हो रहा है। क्वेश्चन एक तरह से नया सही है, और 20 मार्क्स का ऐसा आया जो हमने पहले कभी देखा नहीं। तो नेवर सीन बिफोर मतलब वो टेक्निकल होता है ऐसा नहीं है। इट कैन बी ऑफ एनी डिग्री ऑफ टफनेस, एनी टाइप हो सकता है। मतलब कि वो हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले तो यही बताना चाह रहा हूँ कि एक माइंडसेट चाहिए ना अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये जो रिव्यू वीडियोस है उन स्टूडेंट को हेल्प करता है जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे। इसलिए माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा कि सिमिलर पेपर जो अज्यूम करते हैं आप, जैसे एसएफएम में क्या होता था आज तक, 100 का 100 मार्क का पेपर मैच ही हो जाता था पुराने पेपर से। अब नहीं कर रहे वो लोग, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। अब उसमें भी ये 40-40-20 आप मान के चलिए। ठीक है, अगर आपका फेवर में ये वाला परसेंट ज़्यादा आ जाए तो अच्छा ही है, बट आपको प्रिपरेशन अपना ऐसे ही करना पड़ेगा। तो नेवर सीन बिफोर 20 मार्क्स का एक अलग से पड़ा होगा ऐसा नहीं है। नेवर सीन बिफोर आपका कहीं किसी में एक पार्ट घुस जाएगा, कभी किसी में एक पार्ट घुस जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने एक ऐसे ही टेम्प्ररी वीडियो भी बना के आपको बताया था कि अभी क्या हो रहा है, देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, तो कंपलसरी क्वेश्चन को हम लोग पहले करना चाहते हैं, और वो लेंदी क्वेश्चन बना दे रहे लोग, जानबूझ के उसको लेंदी बना दे रहा है, स्पेसिफिकली कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, कि बच्चा उसको पढ़ते रह जाए और उसी में अपना 2 क्वेश्चन का समय बिता दे। तो इसलिए मैंने एक जस्ट एग्ज़ाम डे के पहले ही एक वीडियो बना के दिया था कि कृपया करके आप क्वेश्चन 1 को लास्ट के लिए रख दें। जैसे ही आप देखें कि उसका साइज़ बड़ा है, उसको पढ़े ही नहीं, आप उसको एकदम स्किप करके लास्ट में रख दें। ईजी भी है तो भी लास्ट में कर लेंगे, और हार्ड है अगर उसको करने लग जाएंगे लेंदी को, तो वो बोलते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। मतलब वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को लेकर डूबेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला फोकस वो रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन को लेके करके फिर आप वापस 1 को आके लास्ट में। नॉर्मली अभी तक यही देख रहे हैं कि थ्योरी आ रहा है लास्ट 4 टर्म से, प्रैक्टिकल उसमें बहुत कम आ रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि हर समय फिर थ्योरी आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी घुसा सकता है उसमें।
बट पॉइंट है कि उसको बड़ा देखो ना, तो उसको लास्ट में करो, पहले जो आता है उसको तो निपटाओ, ठीक है। सो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का किस चैप्टर से आया। जैसे हर बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर से बहुत आ रहा था, 20 मार्क 40 मार्क तक का, तो हर बच्चे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे एकदम जोर लगा दी, ये तो करना ही करना है, उसको 3 बार पढ़ लिया, इस बार एक को नहीं आया, एक को क्वेश्चन नहीं आया उस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉडल से। ये क्या है, ये कॉबवेब थ्योरी है। मैं पहले भी आपको बोला हूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था 3 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन CSE MCS प्रिपरेशन। ये बेचारे किसानों के साथ होता है कॉबवेब थ्योरी। कॉबवेब थ्योरी में क्या होता है कि किसान अपना खेती आलू का करके लेके जाता है बाज़ार में, बहुत सारा आलू लेके आया, देख रहा है इतना सारा आलू हो गया, तो आलू बेचा, उसको उतना कमाई करके मज़ा नहीं आया, तो पता लगा क्या चीज़ को बेचने से कमाई होगा, तो देखा टमाटर ज़्यादा बिक रहा है, उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है, जो टमाटर बेच रहा है उसका कमाई बहुत हो रहा है, तो गया अगला खेती का सीज़न में खाली टमाटर उगा दिया, और इतना टमाटर उगा के ले आया कि उसके देखा देखी फिर बहुत सारे लोग और टमाटर ले आते हैं, तो टमाटर ही टमाटर जिस लेके आ गया, तो सब कोई टमाटर 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 ले आए, क्योंकि उसी के नज़र में है कि ये वाला टमाटर ज़्यादा बिकता है। ऐसा नहीं है ना, और भी किसान भी यही सोच रहे हैं, अरे और किस में ज़्यादा कमाई है वही उगाएंगे, सब कोई टमाटर उगा के ले आए, लॉरी भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के सब टमाटर टमाटर की चारों तरफ ले आए, टमाटर का सप्लाई बढ़ गया, अब उसका प्राइस गिर गया, तो टमाटर में भी कमाई नहीं हुआ। अगली बार स्ट्रॉबेरी उगाने गए, स्ट्रॉबेरी में कमाई नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ स्ट्रॉबेरी ले आएंगे। इसको बोलते हैं कॉबवेब थ्योरी। वही हम स्टूडेंट के साथ हो जाता है, हम जिस चैप्टर को देखते हैं, अरे इसमें आ रहा है, इसमें बहुत मार्क्स आ रहा है, इसमें बहुत मार्क्स आ रहा है, इस चैप्टर को पूरा जोर लगा के पढ़ लो, और आपके एग्जाम में धूम धड़क्का वो आया ही नहीं, जिस पे इंपॉर्टेंस कम दिया वो कोई घुस के आ गया। तो ये एग्ज़ाम का गेम है जी, वो कभी नहीं बोल रहा है कि हम इससे पूछेंगे ही पूछेंगे, वो जान जाता है 3 टर्म देख इनको मज़ा चखाएंगे, इससे पूछा इससे पूछा इससे पूछा, अब सब कोई उस पर पढ़ के आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा टर्म धाम। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक को इक्वल वेटेज दे के पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी को वेटेज नहीं देना चाहिए और बहुत कम किसी को वेटेज नहीं देना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी है। क्वेश्चन 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट का था, मुझे लगता है वो मॉडरेट क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आपको पूरा ज्ञान है तो लिखने लायक क्वेश्चन था, लंबा था, केस स्टडी एज यूजुअल। सेकेंड क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग से था, AB। कुछ लोगों को ए लग रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से है, वो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी रिलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टारगेट कॉस्टिंग जैसा ज़्यादा लग रहा है, हालांकि वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बट सेकंड में मुझे एक प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आया तो मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन को लेके एक समस्या है, वो 1.5 लाख बोल रहा है, वो 1.5 लाख नहीं होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख से वो सम सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, इवन आई ट्राइड डिफरेंट वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है वो तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आएगा तो ही पता चलेगा। सेकंड पार्ट भी एक नया था बट इजी था, तो नॉर्मली मुझे लगता है कि 2 के चक्कर में, ये ए के चक्कर में, 2A के चक्कर में शायद तक लोग क्वेश्चन 2 को स्किप ही कर दिए होंगे, 1 तो स्किपेबल है नहीं। और क्वेश्चन 3 डिविडेंड ट्रांसफर प्राइसिंग का एक इजी क्वेश्चन था जो ओल्ड सिलेबस से उठाया हुआ था। एक्चुअली जब मैं 2009 में मई 2009 में एग्ज़ाम दिया था उस समय वो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन यहाँ पे, और हमारे वर्क बुक में वो क्वेश्चन दिया हुआ था, SCMP के वर्क बुक जो हम लोग आपको देते हैं, होमवर्क सोल्यूशंस जो आपको करने बोलते हैं, उसमें दिया हुआ था। इसलिए बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम ओल्ड सिलेबस का स्किप नहीं कर सकते, बट बच्चे आप क्या करें, मानते नहीं, आप बोलते सब न्यू सिलेबस का ही कराओ, तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि कुछ तो ओल्ड सिलेबस का करना पड़ेगा, वरना अगर जिसका ये किया हुआ है उसके लिए तो ब्रीदर हो गया ना, नहीं तो ये 20 मार्क तो माथा ख़राब कर देता। पिछला टर्म में भी 20 मार्क का ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन था, तो कुछ ना कुछ रहता है रिलेटेड। देन एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आया, रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच। मैं करूँगा, पेपर भी आपको दिखाऊंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं, पहले एक बार समझ लीजिए। 10 मार्क का आया। लीन सिस्टम का एक ओन जजमेंट का क्वेश्चन आया, लीन सिस्टम का, वो इजी क्वेश्चन था। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का एक एकदम इजी क्वेश्चन, वो कैलकुलस वाला, MR=MC वाला, और TPM TQM का कनेक्शन लिखने के लिए पहले भी एग्जाम में आ चुका, वो रिपीट क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क का, तो दोनों ये इजी था। मुझे लगता है क्वेश्चन 4 अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किए हैं तो क्वेश्चन 4 इजी था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत लोग छोड़ देते हैं, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दे, जैसे एक बैच में चैप्टर चालू होता है, अब इमेजिन करिए चैप्टर चालू किया, सुने ही नहीं, तो सर चैप्टर छोड़ देगा प्लीज़, सर इंटर से छोड़ रहे सर, अभी छोड़ देगा प्लीज़, अरे व्हाट इज़ दिस,
इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे कभी कुछ हटके आया ही नहीं है। इतिहास गवाह है, मतलब इतना साल से आ रहा है, कुछ हटके कभी आया ही नहीं। जो पढ़ाते हो उसमें से ही आता है, क्यों उसको छोड़ना चाहते हो? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है कुछ कुछ चैप्टर से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका हमेशा बैकबोन की तरह काम करता है, आप लोग सुनते नहीं है बात को। फिर एक JIT से OE का क्वेश्चन आया, वो इजी क्वेश्चन है। और एक डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग से ओन जजमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में लिखना है, नया टाइप का कहानी का क्वेश्चन बना है, बट ठीक है वो मैनेजेबल है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक रिपीट क्वेश्चन आ गया, और बजटरी कंट्रोल का एक अजीब तरह का थ्योरी से लेके एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है क्वेश्चन 2 को बच्चे छोड़े होंगे, और जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किए या ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं किए, जैसे चैप्टर छोड़ छोड़ के जो जाते हैं ना, उनको थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत आ गया होगा, क्योंकि इस ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन आ गया था तो 2 में फंस गए, 2 हुआ नहीं, फिर 3 करने गए तो 3 ट्रांसफर प्राइसिंग का था तो इसलिए छोड़ दिया। ट्रांसफर प्राइसिंग भी बहुत लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में फंस गए होंगे वो। कोई लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दे तो 4 में भी फंस गए। और फिर बजट पढ़ा तो 6B में बजट से कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन आ गया, उसमें फंस गए। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों का 50 मार्क का ढंग से हुआ होगा, कुछ बच्चों का 70 मार्क्स का ढंग से हुआ होगा, और एक एवरेज अगर कोई 80 मार्क्स का ढंग से करके आया तो आई विल से कि ओके अच्छा ही गया एग्ज़ाम आपका। कोई 80 मार्क का कर लिया इस पेपर में तो मैं मानूंगा कि अच्छा ही गया आपका एग्ज़ाम। उस 80 में आपका 70-75 मार्क्स का अगर करेक्ट अटेम्प्ट है तो आप 50 से 60 अपने लिए उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये नवंबर 20 का जो रिज़ल्ट आया है वो तो बड़ा ही घबराने वाला रिज़ल्ट आया है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि मार्क डाउन कर दिया इंस्टीट्यूट, मतलब ज़बरदस्ती कॉस्टिंग में ही सबका मार्क्स काटा है, किसी को 5 मार्क काट दो, किसी का 10 मार्क काट दो, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से सबका एग्ज़ाम गया था उस हिसाब से सबका मार्क्स नहीं आया। फिर भी उस सिचुएशन में भी एक हमारा स्टूडेंट है अभी, उसका भी मैं पेपर मंगाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा, तो उसका 85 भी आया है। तो मैं देखना है कि भाई 85 फिर कैसे आया, क्या उसको ही मार्क्स दिया और बाकी सबको नहीं दिया, ऐसा क्या कारण है? हम लोग उसको एनालाइज करेंगे जब वो पेपर आ जाएगा, समय लेंगे। 85 वापस, या एक बार नवंबर 19 में आया था एक स्टूडेंट का और अभी वापस 85 आया। वो ओल्ड सिलेबस है कि न्यू सिलेबस है, मैंने उसमें उतना तो ध्यान नहीं दिया, शायद तक न्यू सिलेबस में उसका 85 आया है, तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। ऑल राइट, सो अब एक बार आप क्वेश्चन में चले आइए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन 1 है। आप देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब हाथ में मिलता है, अब ये क्वेश्चन 3 पेज तक चले जा रहा है। अगर आप इसको शांति से भी पढ़ने लगेंगे तो 15-20 मिनट तो एक आ जाएगा, फिर लिखने के लिए आधा घंटा चाहिए, तो 45 मिनट तो कहीं नहीं गया हुआ है। सो इट इज़ बेटर कि ये क्वेश्चन को आप थोड़ा लास्ट में उठाएं। और ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसमें एक स्टोरी बनाया हुआ है, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का कि इस बार बहुत सारा सब पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अगर कोई लास्ट में भी करेगा और पूरा नहीं कर पाया, 4 पार्ट भी करा, तो उसको 4 पार्ट का कुछ तो मार्क्स मिलेगा। सो अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्रिटिकल इश्यूज मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बता दो थोड़ा सा, और यहाँ पे एक थोड़ा सा लिंक कर दो, वैलिडिटी ऑफ द व्यूज़, सब छोटा छोटा चीज़ है, और बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन बना दो। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको अपस्ट्रीम मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके बारे में पूरा चीज़ बताओ। सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक चार्ट पूरा आपको हम बना के देते हैं, जिसमें सोर्सेज ऑफ सप्लाई, नंबर ऑफ सप्लायर्स, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ों पे हम लोगों को सोचना पड़ता है। आपको याद है ऐसा कुछ अगर जिन्होंने किया है क्लास उनको तो याद होगा, जिन्होंने रिवीजन किया हुआ उनको याद होगा। एक अपस्ट्रीम मैनेजमेंट का चार्ट बनाया हुआ था, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वैसे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम लोग को सप्लायर से ऐसा रिलेशन बनाना है जो सालों तक चले, जिसके लिए सप्लायर स्ट्रेटेजी की आवश्यकता पड़ती है। और सप्लायर स्ट्रेटेजी में हम लोग को 4 चीज़ का सोचना पड़ता है कि सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स कहाँ पर हैं, फिर नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं, ठीक है, फिर हम लोग को सोचना पड़ता है कॉस्ट, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको मैं बोलता हूँ, T&C क्या है, कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी। और लास्टली आपको ये भी सोचना चाहिए कि मुझे खुद से बनाना है कि आउटसोर्स करना है, मेक और बाय भी सोचना चाहिए। तो ये सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करता है ये सारा सोचने से। फिर एक और अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में ई प्रोक्योरमेंट भी आता है, जिसमें 3 बातें आती है ई प्रोक्योरमेंट में, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट।
ई पेमेंट, तो इसके बारे में एक एक दो दो लाइन लिखना, 3 मार्क का ही है। और फिर आउटसोर्सिंग का थोड़ा सा आपको एडवांटेज यहाँ पे बताना है, वो भी 3 मार्क का है। आउटसोर्सिंग चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसका थोड़ा सा आपको एडवांटेज बताना है। सो मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, बस यही है कि मैं एडवाइस कर रहा था कि बड़ा क्वेश्चन है तो यार आप थोड़ा सा लास्ट में उसको करो। ऑलराइट, बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लास्ट में करो। नेक्स्ट, टारगेट कॉस्टिंग का जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक समस्या मुझे लगी जो मैं आपको बोला कि यहाँ पे एक वर्किंग किया हुआ है कि डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को लेके जब कर रहे तो सम बन ही नहीं रहा मेरे से। तो हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, आई एक्सेप्ट, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी इंस्टीट्यूट का आंसर देख के समझ में आया, बट मेरे नज़र में तो ये 15 लाख होता है तो सम सॉल्व हो रहा था। अब 15 लाख होता है तो मैंने क्या किया, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक वर्क एग्जीक्यूटेड का डिटेल्स दिया हुआ है 3232, ये वर्क एग्जीक्यूटेड, अब रेवेन्यू है कि ये कॉस्ट है ये भी क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने इसको वेरिएबल कॉस्ट माना और 3232 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट अप्रैल मई और जून और जुलाई का लिखा, ठीक है। और फिर उस अप्रैल मई जून जुलाई का फिगर से, अप्रैल में जून जुलाई का फिगर से हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3 डिवीजन में, तो 3 डिवीजन में तोड़ दिया 30 50 20, तो ये 3 डिवीजन है, डेटा कलेक्शन, रिसर्च और एडवाइजरी, तो मैंने इन तीनों में तोड़ दिया 30 50 20, और फिर एक एक का कंट्रीब्यूशन मैंने ले लिया, फिर एक एक का कंट्रीब्यूशन ले लिया, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑन वेरिएबल कॉस्ट मुझे मालूम है, तो वेरिएबल कॉस्ट जब मुझे पता है तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो हर एक का वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मंथ वाइज मेरा निकल आया, टोटल भी निकल आया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यदि 10 लाख आ रहा है तो 1.5 लाख के लिए मैं कैसे स्ट्रेटजी बनाऊं, तो मैं समझा कि शायद 15 लाख होगा, ये बोलना चाह रहा था 15 लाख, 1.5 लाख बोल रहा है, गलती हो गया वहाँ पे। तो ये 5 लाख एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के लिए जुलाई महीना में कितना एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। तो जुलाई महीना में 2 लाख का कंट्रीब्यूशन के लिए 2 लाख का सेल्स जनरेट हो रहा है, सॉरी 4 लाख का सेल्स जनरेट हो रहा है ना, 2 + 2, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन के लिए 4 लाख का सेल्स जनरेट हो रहा है, तो 5 लाख का कंट्रीब्यूशन के लिए कितना सेल्स जनरेट होगा, आंसर इज 10 लाख। ये मेरे को लगता है कि ऐसा सही है, और तो कोई रास्ता मैं भिन्न भिन्न तरीक़ा से सॉल्व किया जितना मुझे समझ था, हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो आपका ऐसा कुछ हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये एक टारगेट कॉस्टिंग का इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ा सा रीड करके जब एनालाइज किया, क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करोगे ना क्वेश्चन इजी लगेगा। मेन हम लोग पढ़ते 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 सीधा बोलते रिक्वायर्ड बताओ, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, सीधा रिक्वायर्ड माइंड से पूछोगे वो कोलैप्स करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में बोला था कि अगर एक्चुअल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का 20 लाख से कम होगा तो जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट पर उसको फ़ी मिलेगा 1,40,000, बट बेसिक फ़ी है 1,40,000, बट अगर एक्चुअल कॉस्ट कम होगा तो सेविंग्स हुआ, तो सेविंग्स के कारण उसको इंसेंटिव मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक जा सकता है, और जितना भी सेविंग्स होगा उसमें क्लाइंट का सेविंग्स 80% और हम लोग का सेविंग्स है 20%, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमें 180 मिलेगा। और वैसे ही एक्चुअल कॉस्ट यदि ज़्यादा हो जाएगा 20 लाख से तो हमें हमारा फ़ी मिलेगा 1,40,000, हमें हमारा फ़ी मिलेगा 1,40,000, बट सिंस ज़्यादा लग रहा है तो पेनल्टी लगेगा, इसमें पेनल्टी लगेगा, क्लाइंट बियर करेगा 80%, हम लोग को बियर करना पड़ेगा 20%, बट घटा के हम लोग का 1,40,000 से 40 कर दिया जा सकता है, 40 से नीचे हमें नहीं मिलेगा। सो ये क्वेश्चन का कहानी में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये एनालाइज करके इस तरह का छोटा सा स्टोरी बन रहा है, और इसके बेस पर कॉस्ट सेविंग फॉर द प्रोजेक्ट आपको निकालना है। कि पहला केस में क्वेश्चन बोल रहा था कि एक्चुअल कॉस्ट अगर 19 लाख है, तो एक्चुअल कॉस्ट यदि 19 लाख है तो कॉस्ट सेविंग फॉर द प्रोजेक्ट क्या हुआ, 1 लाख रुपए बच गया। 20 लाख का यहाँ पे टारगेट लिया हुआ है क्वेश्चन में 20 लाख रुपए का टारगेट लिया हुआ है, ठीक है। तो 20 लाख की जगह अगर 19 लाख लग रहा है तो 1 लाख रुपए बच गया। उसमें ABC लिमिटेड कौन है, हम लोग हैं, मोहन हमारा क्लाइंट है। ABC लिमिटेड का शेयर इन सरप्लस क्या हुआ,
तो जो सरप्लस बचा यानी 1 लाख रुपये बचा, उसमें मेरा सरप्लस 20,000 है। ABC लिमिटेड का टोटल इनकम क्या हो जाएगा, जो मेरा फीस था 1,40,000 प्लस 20,000 और मिल जाएगा। मैक्स 180 तक जा सकता था, बट 1,40,000 प्लस 20 मिलेगा। फिर टोटल कॉस्ट टू मिस्टर मोहन, मोहन हमारा क्लाइंट है, उसका कॉस्ट 19 लाख तो लगा ही, प्लस वो मेरे को 1,60 और देगा फ़ी का बोल के 20,60,000। तो देखिए ना, कॉस्ट एंड टारगेट फ़ी था ना, ये मोहन का कॉस्ट होने का बात था। तो अगर मेरा कॉस्ट 19 हो गया है, ठीक है, तो मुझे 1,60 मिलेगा, टोटल कॉस्ट टू मोहन 20,60 होगा। और वैसे एक और सिनेरियो बोल रहा है कि आप मानो एक्चुअल कॉस्ट 24 लाख हो गया, तो कॉस्ट ओवररन कितना हो गया, 4 लाख। मोहन का बर्डन 80%, 3/20, हमारा बर्डन 80,000। और हमारा टोटल प्रॉफिट भी मैंने निकाल दिया कि वो आएगा 140 में से 80,000 घट जाएगा, बट मिनिमम मेरे को 40,000 मिलना ही है, तो मेरा यहाँ पे 60,000 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टोटल कॉस्ट टू मिस्टर मोहन क्या हो जाएगा, 24 लाख प्लस मेरे को जो फीस देगा 60,000, 24,60,000। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। देन डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन था, मैं बोला ना ओल्ड सिलेबस से उठा के दे दिया, थोड़ा सा मिलता जुलता। ये क्वेश्चन एक्चुअली मई 2009 एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैं सीए बना था उस एग्ज़ाम में 2009 में। बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, 2009 का ही आदमी हूँ। खैर, इसको भी मैं जब सॉल्व किया तो देखो, पहला सवाल इसमें पूछ रहा था कि आप ट्रांसफ़र प्राइस मान लीजिए 40 रुपया है, और उसके बाद आप बताइए कि कंपोनेंट AX जो डिवीज़न दे रहा है बीटा, और बीटा कौन है यहाँ पर, अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ लाइक डिवीज़न A, बीटा इज़ लाइक डिवीज़न B। ठीक है, तो डिवीज़न बी का प्रॉफिट आपको बताना है, ए का प्रॉफिट बताना है, और कंपनी का प्रॉफिट बताना है। एक ही चीज़ था जो इस सब में ध्यान देने का है कि सिचुएशन इज गवर्न बाय द एक्शंस ऑफ द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा। तो डिवीजन बीटा के लिए ये वाला पूरा एक डिमांड का लिस्ट दिया हुआ है, उसके पास डिमांड और सेलिंग प्राइस अलग अलग है। कुछ बच्चे इसमें सोच रहे थे अरे प्राइस इक्वेशन बना के MRMC इक्वेट करना है, करनी। MRMC के लिए वो अलग तरह का सम होता है, वो विथ एवरी रिडक्शन इन प्राइस डिमांड विल इंक्रीज बाय, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे तो प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा ना, हर बार जो चेंज आ रहा है प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहा ना, इसलिए वो कैलकुलस वाला सम नहीं है। तो इसमें इतना सारा सिचुएशन है, तो डिवीजन बीटा बीइंग अ प्रॉफिट सेंटर अपने लिए एक बेस्ट प्रॉफिट चुनेगा। क्या करेगा, अपने लिए एक बेस्ट प्रॉफिट सिचुएशन चुनेगा। सो अगर ट्रांसफ़र प्राइस उसका 40 रुपीज़ ऑफर करोगे, तो वो आउट ऑफ दीज अपना बेस्ट प्रॉफिट सिनेरियो चुन रहा है। मैंने एक वर्किंग किया उसमें, बेस्ट उसके लिए आ रहा है 2,10,000। क्या आ रहा है बेस्ट, 2,10,000 आ रहा है। ठीक है, उसके लिए बेस्ट आ रहा है 2,10,000। ऑडिट, तो अकॉर्डिंगली वो 5,000 यूनिट ऑपरेट करेगा, तो वो 5,000 यूनिट ही ट्रांसफ़र में मंगाएगा। तो बीटा का प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया, 2,10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका फिक्स कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, तो प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ऑलराइट, प्रॉफिट आ गया 1,20,000। और डिवीजन अल्फ़ा का वही 5,000 यूनिट आपको बेस लेके करना है। जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो 40 दिया हुआ, उसका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों को जोड़ करो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। समझा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी घटाना है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ उसको घटाना है। नेक्स्ट सेकेंड सिनेरियो में बोल रहा है कि आप बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रॉम सेल ऑफ BZ फॉर एक्टिव मल्टीनेशनल लिमिटेड। कंपनी के एंगल से बताओ कि उसके हिसाब से बेस्ट आउटपुट कौन सा है। सो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, विच इज़ जस्ट सेल्स रेवेन्यू बीटा माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ पे निकाला, AZ और BZ को जोड़ के, ये कंपनी के एंगल से किया। कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, या सेल्स रेवेन्यू लिख देता हूँ, कंपनी का टोटल रेवेन्यू। कंपनी का कॉस्ट जो लग रहा है यहाँ पे 12 रुपये प्लस 60,000 लग रहा है, यहाँ पे 8 रुपये करके प्लस 90,000 लग रहा है। तो कंपनी का टोटल कॉस्ट निकाला, प्रॉफिट माइनस करके सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया तो प्रॉफिट आया। सो प्रॉफिट का फिगर दिखा रहा है 2,22,000 बेस्ट आ रहा है, जो 6,000 यूनिट पे आ रहा है। सो 2,22,000 बेस्ट आ रहा है 6,000 यूनिट पे, वही मैंने लिख दिया। और थर्ड में कैलकुलेट करना है अगर मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा। तो पहले तो वही बात होगी, मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होगा तो हमारा बीटा डिवीज़न अपना प्रॉफिट निकाल के देखेगा कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर ट्रांसफ़र प्राइस है तो मेरे को क्या बेस्ट प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट में उसका इंक्लूड किया,
और उसके लिए बेस्ट प्रॉफिट अभी 6,000 पे आ रहा है, तो वो 6,000 वाला टोटल कंट्रीब्यूशन चाहेगा, ठीक है। वो 6,000 वाला टोटल कंट्रीब्यूशन जाएगा, उसमें उसका फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो प्रॉफिट 282 आ रहा है। और अल्फ़ा का उस समय प्रॉफिट मैंने निकाला, ये सिर्फ नेगेटिव 60,000 क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन तो नील है ना, कंट्रीब्यूशन नील है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है, तो नेगेटिव 60,000 हो गया ना। कंट्रीब्यूशन नील क्यों, क्योंकि ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट पे हो रहा है, तो मेरे पास कुछ सरप्लस आया नहीं, फिक्स कॉस्ट आ गया 60,000। ओके, सो इस तरह से आपका कंपनी का टोटल आ गया 222। और कंपनी के लिए ये दोनों में सेम ही होगा, बिकॉज कंपनी को देखो ट्रांसफ़र प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब वर्किंग किए तो ट्रांसफ़र प्राइस का माथा ही नहीं मारे, बट यहाँ पे जब वर्किंग किए तो ट्रांसफ़र प्राइस 12 रुपये लेके वर्किंग किए, तो कंपनी को ट्रांसफ़र प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम 6,000 है, रेवेन्यू 6,000 का आ रहा है, तो कंपनी और इसका सिनेरियो तो सेम ही होना है। तो एक इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बस खाली ट्रिक क्या था कि यूनिट्स जैसे यहाँ पर क्या होगा वो डिसाइड होगा बीटा का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस अगर मार्जिनल कॉस्ट वाला सिस्टम से चल रहा है, तो डिविजन्स को मोटिवेटेड रखने के लिए कौन सा ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी आप सजेस्ट करेंगे। ये तो कई बार अपने किए ही हैं, डुअल टैरिफ एंड 2 पार्ट आपको सजेस्ट करना है, उसके बारे में 4 लाइन लिख देना है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दोस्त रिकॉन्सिलेशन का एक सिमिलर क्वेश्चन आया, ये मई 18 का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं किया इंटेंशनली, थोड़ा सा फिगर चेंज भी होगा तो मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया, सही बात बताऊँ तो। मुझे लगा कि आप कर लेंगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सजाया भी एकदम उसी तरीके से है। और कन्वेंशनल मेथड से आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करना है, और रेलेवेंट कॉस्टिंग मेथड में मटेरियल आर स्कैर्स है, लेबर आवर भी स्कैर्स है। सो रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच का खूबी क्या था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन मैनेजर का जो यूसेज वेरिएंस है, MUV वेरिएंस है, विल ऑल्सो इंक्लूड contribution lost due to extra usage, contribution lost, and that contribution lost will be adjusted from sales contribution volume variance। ओके, ये सब किया हुआ है हमारा ना, इसलिए हम लोग इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। will be adjusted by the amount of the contribution lost borne by production manager, and same is in case of labor hours। ये अलग सिनेरियो है जिसमें एक्स्ट्रा लेबर आवर जो यूज़ हुआ उसके कारण जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ वो LEV में ऐड हो जाएगा। LEV विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ओके, LEV विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। नॉर्मली इस सब में तो कमेंट भी रहता था कि सेल्स मैनेजर बियर करेगा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट की प्रोडक्शन मैनेजर बियर करेगा, उसके बारे में पूछा ही नहीं, ईजी कर दिया क्वेश्चन। सो इसमें 3 कॉलम में रिकॉन्सिलेशन करना है, याद है ना आपको, एक एब्जॉर्प्शन कॉलम में, फिर एक बार आपका मटेरियल का स्कैर्स है उसमें, और एक बार लेबर का स्कैर्स है उसमें। मटेरियल स्कैर्स है और लेबर स्कैर्स है। ठीक है, सो 3 कॉलम में रिकॉन्सिलेशन को प्रेजेंटेशन करना है। रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच follows marginal costing approach with just an exception that MUV and LEV will also include contribution lost। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 6 सिग्मा का आया, वही लीन सिस्टम से जुड़ा हुआ, जिसमें क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली 6 सिग्मा का अपने लिमिटेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन कोई छाप दिया जो अपने पढ़ते हैं, ये सारा लिमिटेशन जो बुक में लिखा हो उसको छाप दिया, और बोल रहा है हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टेटमेंट्स। लिमिटेशन लिख दिया और पूछ रहा है बताओ तुम क्या बोलोगे। यही है ओन जजमेंट, मतलब देखा हुआ है, अब लिखना क्या है वो अपना खुद का बुद्धि लगाओ, ये कोई पढ़ के आ ही नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर हम लोग आंसर लिखते हैं तो थोड़ा बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा बताते हैं, ऐसे नहीं कि खाली लिमिटेशन बोल के छोड़ देते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा क्या है वो तो आपको किताब में मिल जाएगा बाबू, यू विल गेट दैट इन योर बुक ना। थोड़ा सा बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा के बारे में बात करेंगे कि इससे डिफेक्ट वगैरह जो आइडेंटिफाई होता है उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। ये सिर्फ डिफेक्ट आइडेंटिफाई ही नहीं, ये कॉस्ट रिडक्शन पे भी
ध्यान देता है थ्रू इट्स प्रोसेस ऑफ DMAIC एंड DMADV। ठीक है, DMAIC में हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, DMADV में हम लोग कॉस्ट रिडक्शन कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये अपना कैपेबिलिटी भी बढ़ाता है, कैपेसिटी भी बढ़ाता है। ये सब पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक एक पॉइंट के बारे में ना और थोड़ा काउंटर कमेंट बोल सकते हो। ठीक है, सिक्स सिग्मा कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि अर्ली अडॉप्टर्स ही बेनिफिट उसका लेगा। जब मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ ना लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, तो एक एक का काउंटर बताता हूँ कि इसका ये मतलब है इसका, बट इसका उपाय भी यही है। तो वही मतलब तो आपको बताया हुआ है, अब उपाय क्या है इसका, तो वो उपाय को लेकर आप थोड़ा सा एक एक पॉइंट का काउंटर कर सकते हैं और बेनिफिट्स के बारे में रिस्पॉन्ड करना है। देखिए मेन चैलेंज है कि ये सब कैसे लिखना है। तो ये सब लिखने के लिए मैं अभी नया एक इनिशिएटिव लिया हूँ कि आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस का बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी दे रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, सतीश जलान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट वाला यूट्यूब चैनल में। आप जाके रिटन प्रैक्टिस बोल के खाली टर्म मार के सर्च करिएगा, आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। अभी रिटन प्रैक्टिस पर अलग से काम कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो में तो मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं करूँगा, हो सकता है ओवर टाइम ग्रेजुअली मैं ये सब क्वेश्चन का भी रिटन प्रैक्टिस वीडियोस निकालूंगा। इसमें मैं लिखा रहा हूँ, लिखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। और लिखा रहा हूँ तो मैं कोई बुक से देख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन पढ़ के उसमें आपको पहले समझा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, इस तरह का राइटिंग पैटर्न होना चाहिए, और उसके बेसिस पर लिख रहा हूँ। सो रिटन प्रैक्टिस का जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने के लिए रिटन प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, वो तो और कोई तरीका से होगा नहीं। इसलिए रिटन प्रैक्टिस का वीडियोस भी हमने डालना शुरू किया, ऑलरेडी 6-7 वीडियो डाल दिया। आप उसको ज़रूर देखें, समय निकाले। ये सब लास्ट मोमेंट के लिए रखोगे जमा तो और फंस जाओगे। पहली खाली एक वार्निंग है कि लास्ट मोमेंट पे ये सब आके कुछ मत देखो। आपको सब जो जो मिलते जाता है टाइम टू टाइम, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रखो। देन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये कैलकुलस वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी वाला, MR=MC। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर Q का वैल्यू 8 आ रहा है तो प्राइस का वैल्यू 5800 आ रहा है। देन डिफरेंस बिटवीन TQM एंड, डिफरेंस नहीं, कनेक्शन बिटवीन TQM TPM, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको लेके वो 5 पॉइंट हम लोग रटा देते हैं, वही 5 पॉइंट लिखना है कि दोनों लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, शॉर्ट रन में कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों सब सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट मांगता है, दोनों एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग एजुकेशन डिमांड करता है, दोनों एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व करता है, दोनों का फोकस वेस्ट रिडक्शन, क्वालिटी एनहेंसमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रहता है। फिर OE का एक सम आया, OE का वही 3 रेशियो निकालना है, अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो। ईजी वाला क्वेश्चन है, कई बार आप लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हुए हैं, तो वो फॉर्मूला याद है तो आप कर लिए होंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो फंस गए होंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे वर्किंग कर दिया, आंसर 84.29 आया। अब ये क्या एक चक्कर दे दिया कि यहाँ पे बोलता है बेस्ड ऑन द आंसर डिराइव्ड आप बताओ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है कि नहीं, एज सजेस्टेड बाई नाकाजिमा। अब ये नाकाजिमा का नाम थोड़ी अपने याद रखते हैं, इनफैक्ट पुराना जो इंस्टीट्यूट मैट था उसमें तो नाकाजिमा लिखा हुआ ही नहीं था, अभी लेटेस्ट मैट में नाकाजिमा लिख दिया है। तो नाकाजिमा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस 85% है, ये आपको रटाया हुआ होता है। थोड़ा सा और बेटर करना है अगर आंसर, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि तीनों का ब्रेकअप भी था, 90, 95 और 99, तीनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअली 85 आता है। तो आप एक एक को लेके कमेंट कर सकते हो, या फिर ओवरऑल 85% के हम लोग आसपास ही हैं। अगर नहीं है तो हम लोग को कमेंट लिखना चाहिए कि वी शुड इम्प्लीमेंट दोज 8 पिलर्स ऑफ TPM वाला जो इनिशिएटिव्स है, तो उससे 85% और पहुंचाया जा सकता है। फिर एक और यहाँ पे एक नया थ्योरी डाल दिया 3 मार्क का, OE इज़ एन एग्रीगेट मेजर, इट्स कॉम्पोनेंट विल कॉम्पेंसेट फॉर ईच अदर और ऑन द कॉन्ट्ररी विल एग्रेवेट अ फेलिंग सिचुएशन एंड अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन टू इट। एग्रीगेट मेजर है मतलब ये कंबाइंड मेजर है, ये सत्य है कि तीनों को मिला के आ रहा है। इट्स कॉम्पोनेंट विल कॉम्पेंसेट फॉर ईच अदर, ये भी सही है, बिकॉज अवेलेबिलिटी अगर कम हो गया तो परफॉर्मेंस बढ़ के कॉम्पेंसेट हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी विल एग्रेवेट अ फेलिंग सिचुएशन एंड अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन टू इट। सो आपका इसीलिए बात यही है कि आप ओवरऑल OE पे कभी फोकस ना करें, इंडिविजुअल एक एक मेज़र पे फोकस करने का कोशिश करें, यही इसका सुझाव हो सकता है। ठीक है, ये बात जो है सिनेरियो किसको क्रिटिसाइज़ करने की नहीं है, ये जो बात है ये फैक्ट लिखा है कि ये OE एक एग्रीगेट मेज़र ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस पर्टिकुलर तरह का लाइन कहीं इंस्टीट्यूट मैट में आपको नहीं मिलेगा। अब इंस्टीट्यूट ऐसा नया नया चीज़ पैदा कर रहा है, अपने क्या करें। तो ठीक है, अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है वो, तो आप अपने हिसाब से कोई आंसर लिखो ना, ओन जजमेंट लगाओ।
कि हाँ बात तो सही है, कॉम्पेंसेट तो करेगा, तो तीन चीज़ का रेशियो को लेके बनता है, तो ये क्या कोई फेलिंग सिचुएशन को एग्रेवेट करेगा एंड अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन टू इट, ऐसा भी हो सकता है। ये रेशियो देखने से हम लोगों को कई सारा चीज़ पता चल जाएगा ना। अगर हम ब्रेकअप में देखेंगे तो इट विल थ्रो अस मोर लाइट, थ्रो मोर लाइट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट अगर आप हमेशा कंबाइंड देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गुमराह रहेंगे। इसी बात को लेकर आपको 3 मार्क का 3-4 लाइन लिखना है इसमें। फिर एक और ये ओन जजमेंट वाला नया क्वेश्चन आ गया, पहले कभी ऐसा आपने पढ़े ही नहीं, कि मिस्टर बेन एक कंपनी का मालिक है जो एक ऐसा कंपनी चला रहा है बेंसिस नाम का, जिसमें 1.25 लाख एम्प्लॉई है एंड $100 बिलियन उसका रेवेन्यू है। बट मिस्टर बेन अपना पूरा एम्पायर को मैनेज किया इन लंदन, जो 20 एम्प्लॉई और सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस पे काम कर रहा है, और उसका वाइस चेयरमैन है वो लंदन से ही काम करता है, वो 600 स्क्वायर फीट और खाली जगह ले रखा है। तो सब सरप्राइज्ड है कि इतना कम स्पेस में इतना बड़ा कंपनी वो कैसे चला रहा है। टोटल पेरोल इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ बोथ लोकेशन वाज ओनली जस्ट अबव $2 मिलियन। पेरोल का कॉस्ट ही नहीं है उसके पास। तो मिस्टर बेन को न्यू दिल्ली में इनवाइट किया गया बिजनेस समिट में, और उससे पूछा गया है कि आप बताइए इस मैग्नीट्यूड का ऑर्गेनाइजेशन को इतना कम रिसोर्स में कैसे आप चलाते हो। तो मिस्टर बेन और साइमन थोड़ा सा मजाक करते हुए बोल रहे हैं, हम लोग तो सब कुछ डेलीगेट कर देते हैं, एब्डिकेशन जैसा, कि रिनाउंस कर देते हैं एवरीथिंग, हम लोग कुछ भी अपने हाथ में रखते ही नहीं। तो एक तरह से लग रहा है कि एग्जैजरेशन कर रहा है, बट क्लियरली अ डिसेंट्रलाइज स्टाइल, एंड ही एंड हिज डेप्यूटी आर द स्टेबल बिलीवर्स ऑफ 4 रिकॉग्नाइज लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बस सब सस्पेंस डाल दिया, व्हाट आर 4 रिकॉग्नाइज लेवल, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। In the context of responsibility accounting, discuss the level of decentralization which Mr. Ben was referring to, and do you concede to the view that Mr. Ben is exaggerating the success of his divisional organizational structure? अभी 4 रिकॉग्नाइज लेवल में देखो, अगर मैं ऐसे सोचूं ना तो नया इंस्टीट्यूट मैट है ना 4 तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, जो है एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं। अब दूसरा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखूं ना, डिस्कस द लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में जब जाता हूं तो 4 लेवल आता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये तो आप लोगों को पता ही है, 4 पॉपुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट से 4 पॉपुलर लेवल्स होते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा पर्टिकुलरली कि ये चाहता क्या है। ये 4 रिकॉग्नाइज लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में ये 4 बोल रहा है न्यू इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के हिसाब से ये बोल रहा है। तो मेरी राय में सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के एंगल से लिखने बोला है तो शायद आंसर यही होना चाहिए, अज्यूमिंग कि May 21 का मैट में ये दिया हुआ है, तो उसका कुछ इस बार Jan 21 में नहीं पूछा होगा। ये अज्यूम करके हम सोचें तो ये 4 आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, और फिर थोड़ा सा बताना है कि ये क्या अपना डिविजनल स्ट्रक्चर का सक्सेस को एग्जैजरेट कर रहा है क्या। तो इसमें यही बोलना है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग करते हैं, 100% हम लोग कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाइटल फंक्शंस हम ही लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। सम वाइटल फंक्शंस कैन नेवर बी डेलीगेटेड, सम वाइटल फंक्शंस कैन नेवर बी डेलीगेटेड। ठीक है, तो आप जो इस तरह से बोल रहे हो ना कि हम लोग तो सब कुछ डेलीगेट कर देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपका कंट्रोल में रहता ही होगा जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप उसका सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, मे बी हो सकता है अकाउंटिंग आपके कंट्रोल में होगा, हो सकता है कि आपके कंट्रोल में कोई नया प्रोडक्ट कैसे कोई डिवीज़न लॉन्च करेगा वो आपके कंट्रोल में होगा। कुछ ना कुछ तो आप तो देखते ही होंगे ना। 100% कोई रिनाउंस कर देगा तो फिर ऐसे ही सारा कोई चलेगा, कोई माथा ही नहीं मारेगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर ऐसे अपना मन से ही लिखने का 10 मार्क का दे दिया। तो ये थोड़ा सा बोले ना, ओन जजमेंट के लिए तैयार रहिए। ओन जजमेंट वाला क्वेश्चन से ना डरिए मत, जो मन में आए वो लिखिए। थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ क्लिक करता है तो थोड़ा बहुत ही लिख दीजिए। 10 मार्क के हिसाब से अगर लेंथ नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जितना है उतना लिखिए। यही मैं बस इस पूरे एनालिसिस में बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6A सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्वेश्चन है, और ये सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया
यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को पढ़ा तो ये टेबल में सज गया। ऐसे टेबल वेबल बनाते रहना चाहिए एग्ज़ाम में भी, पढ़ते पढ़ते क्या क्या दिया हुआ उसको, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखने देता है तो नोट नंबर 1 बोल के बनाते रहना चाहिए, जिससे क्या क्वेश्चन समझ में आता ज़्यादा। फिर पार्ट 1 में आंसर आ रहा है 40 लाख, पार्ट 2 में आंसर आ रहा है पहला प्रेफरेंस बॉटल को ही देंगे, नेट कंट्रीब्यूशन पर आवर के हिसाब से जज कर लिया। और पार्ट 3 में इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है, जिसका जस्टिफिकेशन होगा मैन्युफैक्चर करने का और सब कॉन्ट्रैक्ट करने का जस्टिफिकेशन देना था। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इनडिफरेंस है अगर 1250, तो आफ्टर 1250 आवर्स हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन यानी सब कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, अगर आपके पास 1250 आवर है, ये यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 20 लाख होगा यहाँ पे डैश, आफ्टर 1250 आवर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन वायबल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन वायबल है, कम से कम 1250 आवर चाहिए तभी इनडिफरेंस होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कॉस्ट नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट में खाली वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चर करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, फिक्स कॉस्ट एक डाइस का कॉस्ट है, मोल्ड का कॉस्ट है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन इज वायबल ओनली एंड ओनली आफ्टर यू हैव 1250 आवर्स अवेलेबल इन हैंड। और ये बजटरी कंट्रोल का, बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल अपने कराए हैं क्लास में। अब क्या इश्यूज़ क्या है कि अपने उतना ध्यान दे के थोड़ी पढ़ते, अपने थ्योरी है ना तो उसको बढ़ा देते हैं इसे। बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल होता है कॉस्ट सेंटर मेथड, जिसमें हम लोगों का बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके डिवीजन को चलाया जाता है, जिसमें फाइनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फाइनेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल होता है जिसमें हम लोग एक ओवर अ पीरियड प्रॉफिट सेंटर की तरह चला रहे हैं और प्रॉफिट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रैदर देन इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट्स और आरओआई पे ध्यान देंगे रैदर देन इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट। फिर नॉन अकाउंटिंग स्टाइल मतलब हम लोग नॉन फाइनेंशियल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान एकदम नेग्लिजिबल देंगे। सो दिस आर द 3 वेज ऑफ एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवीजन। मतलब आपका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट करने का स्टाइल है कि बजट कांस्टेंट स्टाइल से आप डिवीजन मैनेज कर रहे हो तो डिपार्टमेंट हेड को खाली आप यही बोल रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के अंदर रहो, कॉस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट में चल रहे हो। प्रॉफिट कॉन्शियस में प्रॉफिट सेंटर से चल रहे हो। नॉन फाइनेंशियल में आप नॉन फाइनेंशियल इन्फो इज मोर इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, फाइनेंशियल को एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो। सो एक्सप्लेन करना है तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आप लिख पाओगे। और इसके बाद एक नया चीज़ क्या डाल दिया 2 मार्क का कि एक डिपार्टमेंट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उस, वहाँ पर सडन ब्रेकडाउन हो गया एक इंपॉर्टेंट मशीन का, विच वुड डिले द शिपमेंट ऑफ एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर देन द रिपेयर बजट एलोकेशन। उसके कारण उसको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ गया। अगर आप डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, और बजट कांस्टेंट स्टाइल से आपका मैनेजमेंट हो रहा है, ओके, सो अब आपके यहाँ सडन ब्रेकडाउन हो गया तो रिपेयर बजट एलोकेशन एक्सीड कर गया, तो बजट कांस्टेंट स्टाइल में आपको छोड़ेंगे नहीं। कॉस्ट एक्स्ट्रा क्यों लगा, तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो, आपका क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा। बट प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में आपका प्रेज होगा। क्यों प्रेज होगा? बिकॉज आपने अच्छा किया, चलो रिपेयर करा लिया, अच्छा किया, मेरे को तो आपका कॉस्ट से मतलब नहीं है ना, मेरे को तो ओवरऑल प्रॉफिट से मतलब है, और लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट लाओगे तब। अब रिपेयर करा लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो गया ना, रिपेयर नहीं कराते तो हम आपको छोड़ते नहीं, ठीक है। सो बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में क्रिटिसाइज होगा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट एक्सीडिंग द बजट, कॉस्ट इज एक्सीडिंग। बट यहाँ पे प्रेज होगा, क्यों प्रेज होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है ये, क्योंकि तुम कंपनी का फायदा के बारे में सोच रहे हो। सर ये सब क्वेश्चन ये उठा रहा कहाँ से? ये सब फॉरेन एग्जाम से उठा रहा है जी, ACCA, CMA US, अपने तो खोज लिए हो सब। करा बीच बीच में ना क्वेश्चन कराने का समय तो कम मिलता है, कभी कभी करा रहे हैं भी, अभी और भी अपग्रेड कर रहे हैं अपने पढ़ाने का मटेरियल को। सब फॉरेन एग्जाम से लोग खोज खोज के बना रहा है। अब लिमिट है ना, मैं भी कितना आपको पहले इंस्टीट्यूट मेट कराऊँ कि फिर ये फॉरेन एग्जाम का कराऊँ, तो आप एक सब्जेक्ट में कितना समय दोगे? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ अपने पढ़ाने के स्टाइल में, मैं तो उस
फॉरेन का जो डिस्कशंस है उसको ले लेके एक एक लाइन दो दो लाइन बना बना के ना अपने एग्जांपल्स में, मैट में, नोट्स में लिखवाते रहता हूँ। आपको लिखवाया हूँ प्रीवियस कई सारे बैचेज में। 19B से मैंने ये सब अपग्रेडेशन और ज़्यादा चालू किया। 19B 20A में सब क्लास में जो नोट्स लिखा हुआ आपका बहुत सारा, वो सारा नोट्स में कई सारा बात ऐसा है जो फॉरेन बुक से ही लिया हुआ है, जिसके बेस पे एग्जांपल बन सकते हैं। तो अब जैसे मैं केस स्टडी कहीं खोजूंगा तो कहीं फॉरेन बुक में भी नहीं मिलेगा, बट फॉरेन बुक में क्या होता है, बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग एक लाइन का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो वो एग्जाम्पल से ही ये इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने देखा है, ये ACCA के बुक में मिल गया मुझे। और ये जो टेबल है, ये टेबल तो इंस्टीट्यूट का मैट में था, जिसमें बोल रहा है बस हाई, मीडियम, लो, एक्सटेंसिव, लिटिल, गुड, पुअर मार्क करो। मेरे नज़र में टेबल को याद नहीं करके जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस टेबल। अब इससे लेके क्वेश्चन बना दिया तो KBC खेलो, कोई भी कुछ भी लिखो, देखो कुछ जो अंदाज में लगे वो लिख के आओ, जो कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। और क्या होगा, 5-6 तो 1 2 3 4 5 आइटम है कि 6 आइटम है, ये बच्चा को नहीं समझ में आएगा। उसको लगेगा 6 आइटम है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग अलग है, इन्फॉर्मेशन अलग, ठीक से छापते नहीं। चलिए खैर, ये ख़त्म हो गया। ऑलराइट, आपको ये नोट्स चाहिए होगा मेरे हिसाब से, तो इसको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं, पढ़िए आप, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नया क्वेश्चन के लिए मुझे तैयार होना है। तो नया क्वेश्चन के लिए जो क्लिक कर रहा होता है ना, वही करना पड़ता है। और बाकी 1-2 मॉक टेस्ट देंगे ना, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नवंबर 20 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जैसा कि मैंने बोला 85 अभी तक एक हाईएस्ट दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है कि उसका रैंक आ गया। रैंक जिसका आ रहा है उसका भी मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया। तो नवंबर 20 का चेकिंग के हिसाब से आप प्लीज़ कोई ओपिनियन नहीं बनाएं, ठीक है। हालांकि वो पेपर बहुत आसान था, कोई ओपिनियन नहीं बनाए। मुझे लगता है कि वो चेकिंग ढंग से किया नहीं है, बट कृपया करके कोई ओपिनियन ना बनाए और सिर्फ अपना आगे का पढ़ाई का सोचें। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।